हेलो बच्चों, आज हम देखेंगे एकांकी का उद्भव एवं विकास। तो एकांकी किसे कहते हैं, एकांकी के कितने चरण होते हैं, एकांकी के विकास में कौन कौन सी बातें सहायक है। तो एकांकी शब्द का सामान्य सा अर्थ होता है एक अंक वाला, एक अंकी यानी एकांकी। तो एक अंक वाला दृश्य काव्य का वह विशेष भेद जिसमें केवल एक अंक होता है एकांकी कहलाता है। आधुनिक हिंदी साहित्य में शब्द का प्रचलन अंग्रेजी के वन एक्ट प्ले के अर्थ में हुआ, यानी ये अंग्रेजी साहित्य की देन है जो हमारे हिंदी में आई। हिंदी के विभिन्न विद्वानों ने एकांकी की व्याख्या अपने अपने ढंग से की है। प्रोफेसर सद्गुरु शरण अवस्थी की मान्यता है कि उनकी परिभाषा है, एकांकी में एक सुनिश्चित सुकल्पित लक्ष्य, एक ही घटना, परिस्थिति अथवा समस्या, वेग संपन्न प्रवाह और निर्देशन में चातुर्य आवश्यक है। वे एकांकियों में लंबे लंबे कथोपकथनों, दृश्यों की अतिशयता, विषांतरता, वर्णन बाहुल्य, चरित्र विकास के लंबे प्रयोगों और उलझी कल्पनाओं को पसंद नहीं करते। सेठ गोविंद दास भी मूल विचार या समस्या को आवश्यक मानते हैं। इसके अनंतर विचार के विकास के लिए संघर्ष की आवश्यकता बताई गई है तथा विचार और संघर्ष दोनों के लिए कथानक, पात्र, कथोपकथन आदि का आयोजन होता है। उपेंद्र नाथ अश्क ने एकांकी के लिए 3 बातें बताई हैं। उन्होंने 3 बातें प्रमुख मानी है। नंबर 1, आकार तथा समय की लघुता, यानी आकार में भी छोटा होना चाहिए, समय भी कम लगना चाहिए। नंबर 2, अभिनयशीलता, अभिनय में वो कुशल होना चाहिए, यानी वो मंचित की जा सके। नंबर 3, रंग संकेतों की स्पष्टता, यानी अगर मंचित हो रहा है तो उसका सारा दृश्य है वो स्पष्ट होना चाहिए। वे एकांकी में संकलन त्रय को भी महत्व देते हैं। अब संकलन त्रय है क्या, पूछ भी लिया जाता है छोटे प्रश्नों में तुम्हारे। डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कथनों से यही संकलन त्रय है। पहला है इसमें समय और आकार की लघुता है, फिर अभिनयशीलता है और रंग संकेतों की स्पष्टता है। अब है डॉक्टर राम कुमार वर्मा के कथनों से सहमत होते हुए प्रोफेसर रामचरण महेंद्र ने अग्रांकित निष्कर्षों पर प्रस्तुत किया है। नंबर 1, एकांकी में मुख्यतः किसी एक ही घटना का जीवन की कोई एक प्रमुख संवेदना होनी चाहिए। उसका विकास कौतूहलवर्धक नाटकीय शैली में होना चाहिए तथा चरम सीमा पर पहुंचकर एकांकी का अंत होना चाहिए। नंबर 1 में उन्होंने कहा है। नंबर 2, विशेषताओं में एकांकी अभिव्यंजित घटनाओं का चुनाव जीवन की दैनिक घटनाओं में से होनी चाहिए। ऐसा न हो कि हम कोई काल्पनिक बातें ही करें, हमारी जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो घटती है बातें वही एकांकी में होनी चाहिए, ये इनका मानना है, जिससे यथार्थता एवं मनोरंजन का समावेश हो सके। नंबर 3, 2 विरोधी पात्रों या वर्गों के विरोधी भावों में संघर्ष दिखाया जाना चाहिए। संघर्ष ही एकांकी का प्राण है। नंबर 4, एकांकी के कथन में कौतूहल, जिज्ञासा, गति की तीव्रता एवं चरम सीमा में परिणति होनी चाहिए। नंबर 5, यथार्थवाद को स्थान देते हुए आशीर्वाद की ओर संकेत, आशीर्वाद नहीं होगा, आदर्शवाद होगा। यथार्थवाद को स्थान देते हुए आदर्शवाद की ओर संकेत किया जा सकता है। नंबर 6, एकांकी में स्वाभाविकता एवं जीवन से निकटता बनाए रखने के लिए संकलन त्रय का पालन कठोरता से होना चाहिए। संकलन त्रय की बात एकांकी में सभी लोग करेंगे। संकलन त्रय से तात्पर्य है समय की एक, देखो संकलन त्रय किसे कहते हैं वो अलग था बिंदु जो हमने पढ़ा था, रामचरण महेंद्र ने जो बताया। यहाँ संकलन त्रय से मतलब क्या है कि समय की एकता नंबर 1, कार्य की एकता नंबर 2 और उद्देश्य की एकता नंबर 3। ये है संकलन त्रय। क्या क्या है, समय की एकता, समय को ध्यान में रखकर किया जाए। फिर है कार्य की एकता, किस तरह ऐसा उसका बनाव, उसकी कथा वस्तु है, उसका कॉन्सेप्ट है वो होना चाहिए। और उद्देश्य की एकता, और वो कहना क्या चाहता है, उसका मेन मोटिव क्या है। ये 3 संकलन त्रय कहलाते हैं। डॉक्टर रामचरण महेंद्र ने अंत में एकांकी के 8 तत्व निर्धारित किए हैं। अब हम लोग एकांकी हो, नाटक हो, उपन्यास हो, कहानी हो, हम 6 ही तत्व पढ़ते हैं भारत में। विदेशों में जो भी होता हो, हमारे यहाँ 6 तत्व माने जाते हैं प्राचीन समय में। अब इन्होंने कुछ नवीनीकरण किया है। तो रामचरण महेंद्र ने क्या नवीनीकरण में 8 बिंदु दिए हैं वो देखते हैं। नंबर 1 है कथा वस्तु, नंबर 2 संघर्ष या द्वंद्व, नंबर 3 संकलन त्रय, नंबर 4 पात्र और चरित्र चित्रण, नंबर 5 कथोपकथन, नंबर 6 अभिनयशीलता और नंबर 7 रंगमंच निर्देश और नंबर 8 अंतिम प्रभाव की एकता। ये इन्होंने 8 बिंदु माने हैं।
ये तो था एकांकी का हम कहते हैं जैसे भूमिका, उसका उद्भव। अब चलते हैं हम इसके एकांकी की भूमिका ही कह लीजिए, उद्भव भी मत कहिए। एकांकी होता क्या है, एकांकी के लिए विद्वानों ने क्या कथन कहे हैं, ये है एकांकी की भूमिका। अब हम चलते हैं एकांकी का उद्भव में कि कहाँ से आई, किस तरह से आई, कब लिखी गई, कैसा कौन से सन में ज़्यादा इसका प्रभाव पड़ा। तो यद्यपि आधुनिक युग में एकांकी के जिस रूप और शैली का प्रचलन हो रहा है उसका विकास पाश्चात्य देशों में हुआ है, पाश्चात्य देशों की देन है ये। किंतु यह सत्य है कि भारतीय प्राचीन साहित्य वाङ्मय में भी एकांकी या एकांकी से मिलते जुलते रूप का प्रचार रहा है। ऐसा नहीं है कि हमने ले लिया है और ये एकांकी शब्द से वन एक्ट प्ले से संबंधित है, वो हम लेते हैं कि पाश्चात्य की देन है। लेकिन हमारे यहाँ साहित्य में पहले, साहित्य वाङ्मय में पहले से नहीं था, ऐसी बात नहीं है। अब हम बताएंगे आगे चल कर के किस तरह से हमारे प्राचीन साहित्य वाङ्मय में इसका पदार्पण हो चुका था। तो प्राचीन साहित्य वाङ्मय में भी एकांकी या एकांकी से मिलते जुलते रूप का प्रचार रहा है। नाटक के विभिन्न भेदों में व्यायोग, भाण, प्रहर्षण, विथि, नाटिका आदि में एक ही अंक होता है। अब प्रहर्षण तो तुमने आधुनिक काल में भी पढ़ा होगा, पढ़ोगे भी आगे चल कर के भी, भारतेंदु जी का आएगा भी तुम्हारे कोर्स में। तो इस तरह से प्रहर्षण मतलब वही होता है एक अंक वाला, भाण में भी यही होता है, एक अंक होता है, विथि में भी एक अंक होता है, नाटिका में भी एक अंक होता है। तो एकांकी हमारे यहाँ पहले से ही थी, लेकिन एकांकी शब्द नहीं था, ये यहाँ पर पाश्चात्य देन है। अतः ही एकांकी का मिलता, यदि हम एकांकी के व्यापक रूप को लेते हैं तो उसमें अब सभी प्रकार के प्राचीन एवं नवीन एकांकियों को लेते हैं, तो हमें ये स्वीकार करना होगा कि भारत में एकांकियों की दीर्घ परंपरा रही है। यह दूसरी बात है कि आधुनिक एकांकी का विकास स्वतंत्र रूप में हुआ हो। संस्कृत एवं प्राकृत में एकांकी के अनेक उदाहरण मिलते हैं। सौगंधी हरण विश्वनाथ का लिखा हुआ, किरातार्जुनीयम वत्सराज का, धनंजय विजय, कंचन पंडित, भीम विक्रम, मोक्षादित्य, निर्भय भीम, रामचंद्र आदि सकल व्यायोग है। ये है तो एकांकी का ही रूप, लेकिन इनको हमारी जो संस्कृत परंपरा से चली आ रहे थे तो इनको व्यायोग नाम दिया गया था। प्रहर्षण की कोटि में आने वाली एकांकियों में कंदर्प केली। अब प्रहर्षण क्या होता है, उसमें एक ही अंक होता है, तो उसमें कौन कौन से थी, कंदर्प केली, धूर्त चरित्र, लटक मेलक, लताका लेखा, धूर्त समागम, धूर्त नाटिका, हास्य चूड़ामणि आदि संस्कृत में उपलब्ध है। इसी प्रकार भाण के भी अनेक उदाहरण मिलते हैं। वामन भट्ट का श्रृंगार भूषण, रामचंद्र दीक्षित का श्रृंगार तिलक, शंकरकृत श्रद्धा तिलक, वत्सराजकृत कर्पूर चरित आदि। यह आश्चर्य की बात है कि हमारे अनेक विद्वानों ने एकांकियों को उपेक्षा की दृष्टि से देखा है। उस समय तक इतना प्रचलन में नहीं था जितना ये एकांकी आधुनिक काल में प्रचलित हुई, तो वहाँ एक उपेक्षा की दृष्टि से इनको देखा जाता था। ये कहना है कि पश्चिमी ढंग से एकांकी लिखने पर ही एकांकी कहला सकती है, वास्तव में हमारे दृष्टिकोण की एकांगिता ही है। हम ये नहीं कह सकते कि हमने पश्चिम को स्वीकार करके एकांकी लिखा और हमारी एकांकी सफल है। तो ये हमारा मात्र एक दिमाग की एक सोच हो सकती है, क्योंकि हमारे यहाँ पहले से अनेक नामों से चली आ रही एकांकी तो प्रचलित थी ही, और उसी का ही यहाँ पर एक कह लीजिए उसका परिष्कृत रूप है जो यहाँ हिंदी में दिखाई दिया। तो आगे हम कल करेंगे बच्चों। धन्यवाद।